जी वेलकम। सरस्वती ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। और हम आज अपना 5वां चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं, पदार्थों का पृथक्करण। पदार्थों का पृथक्करण। पृथक्करण का मतलब होता है पृथक्करण यानी अलग अलग करना। पृथक्करण यानी अलग अलग करना। किसको अलग करना? जब दो या दो से अधिक पदार्थ साथ में हो तो वो क्या हो जाता है? मिश्रण हो जाता है। तो आप लिखेंगे, इसमें लिखना चाहे तो पृथक्करण में क्या होता है, कल मैंने आपको समझा दिया थोड़ा, फिर वापस समझा रहा हूँ। जैसे दो या दो से अधिक मिले हुए पदार्थों को पुनः अलग अलग करना पृथक्करण कहलाता है। क्या कहलाता है? पृथक्करण। यानी जब दो या दो से अधिक पदार्थ मिले हुए हो तो उनको वापस अलग करना पृथक्करण कहलाता है। जब दो या दो से अधिक मिले हुए पदार्थों को पुनः अलग अलग किया जाता है या अलग अलग करना पृथक्करण कहलाता है। जैसे हम अपने घर में देखते हैं, जब हमारे घर में चाय बनती है तो चाय को छाना जाता है। तो चाय जो है, चाय में से चाय पत्ती को अलग किया जाता है। तो क्या हुआ? पृथक्करण हुआ ना। चाय बनी हुई है, उसमें चाय की पत्ती है, तो चाय में से चाय पत्ती को अलग करना। चाय में से चाय पत्ती को किसके द्वारा अलग किया जाता है? छलनी होती है, उसके द्वारा अलग किया जाता है। छलनी से अलग किया जाता है। ओके। तो चाय में से चाय पत्ती को छलनी से अलग किया जाता है। तो चाय और चाय पत्ती क्या हो गए? मिक्स हो गए, दोनों एक दूसरे में मिले हुए थे, तो हमने छलनी से उसको छान के चाय में से चाय पत्ती को अलग कर दिया। चाय में से चाय पत्ती को अलग करना क्या है? पृथक्करण। और एग्जांपल लें तो देखें, फसल कटाई के बाद अनाज को भूसे से अलग करना। फसल काटने के बाद क्या करते हैं? फसल कटाई हो गई तो हम क्या करेंगे? अनाज को अलग और कचरा जो भूसा होता है उसको अलग करते हैं। तो फसल कटाई के बाद अनाज को भूसे से अलग करना, पश्चात अनाज को भूसे से अलग करना, ये भी क्या हो गया? पृथक्करण। अनाज को भूसे से अलग करना। ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल हैं। जैसे अपन अपने घर में बिलोना करते हैं तो क्या करते हैं? मक्खन जो होता है, तो मक्खन को अलग करने के लिए दूध या दही का मंथन किया जाता है। छाछ होती है ना, उसके अंदर वो हिलाते हैं, छाछ को हिलाते रहते हैं, तो ऊपर क्या आता है? मक्खन। तो मक्खन को अलग किया, तो छाछ में से मक्खन को अलग करना, ये भी क्या है? पृथक्करण का उदाहरण है। दूसरी चीज़ देखें कि हमने पढ़ा था तीसरे चैप्टर में कि रेसेस जो होते हैं, कपास के रेसे बोले। कपास में क्या होता है? बीज होता है। आपने देखा होगा कपास के अंदर बीज होता है। तो कपास के अंदर से बीजों को अलग करना क्या कहलाता है? कपास ओटना। तो कपास में से कपास बीजों को अलग करना क्या कहलाता है? वही पृथक्करण हो गया, अलग कर लिया हमने। और कभी कभार हम जब खाना खाते हैं तो जैसे आपको पोहे में मिर्ची नहीं पसंद है, तो पोहा में से मिर्ची अलग करना। किसी को मिर्ची पसंद नहीं होती तो मिर्ची को हम अलग करते हैं ना। पोहे में मिर्ची मिली हुई थी, पोहे में मिर्ची मिक्स थी, तो हमने मिर्ची को अलग कर लिया। पोहा में से मिर्ची को अलग करना। तो किसी भी दो पदार्थ जो आपस में मिले हुए हैं उनको अलग करना क्या कहलाता है? पृथक्करण। ओके। ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल हैं। तो अगर हम आगे देखें तो ये होगा कि भाई जैसे एक टोकरी में आम और अमरूद पड़े हैं, अब इन दोनों को अलग करना है, तो हम क्या करेंगे? आम को अलग कर लेंगे। पहले आम जो है उसको ले लेंगे, आम बाहर आ गए, पीछे क्या बचे? अमरूद। तो एक टोकरी में आम और अमरूद है तो उनको हम हाथ से चुनकर अलग कर सकते हैं ना। अब मान लो आम और अमरूद तो होते हैं, बड़े होते हैं, लेकिन अगर आपको रेत और नमक का मिश्रण दिया जाए
रेत और नमक को मिला दिया है, तो अब मिश्रण में से रेत के कणों को हाथ से तो अलग कर नहीं सकते भाई। रेत और नमक मिली हुई है, तो रेत और नमक को तो हम हाथ से अलग नहीं कर सकते, नमक अलग और रेत अलग, उसको नहीं कर सकते। उसके लिए क्या करते हैं, एक दो क्रियाकलाप किए जाते हैं। उनके लिए क्या किए जाते हैं देखना। तो हम देखते हैं किसी पदार्थ का उपयोग करने से पहले हमें उसमें से मिश्रित हानिकारक तथा अनुपयोगी पदार्थों को पृथक करने की आवश्यकता होती है। जैसे ये भी हम करेंगे, रेत और नमक को अलग कैसे करते हैं। रेत और नमक को एक पानी गिलास में पानी में डाल दो, फिर उसको गर्म करो, नमक जो है वो भाप बनकर ऊपर उठ जाएगा और नमक जो है उसको हम अलग कर लेंगे। ऊपर कोई रख के ऐसी कोई वस्तु, जैसे हमारा ढक्कन दे दिया, नमक ऊपर गर्म करेंगे, नमक ऊपर जाएगा, नमक उस वस्तु के चिपक जाएगा, नीचे रेत रह जाएगी और नमक भाप बनकर ऊपर चला जाएगा। तो अब हम देखो हम ये सब क्यों करते हैं, हम पदार्थों को अलग अलग क्यों करते हैं। जैसे एक चावल में से पत्थरों को अलग करते हैं, उसमें हम क्या करते हैं, ये दोनों ही अलग हैं, चावल और पत्थर दोनों अलग है ना। तो भाई हम पदार्थों को अलग क्यों करते हैं, पदार्थों को हम अलग क्यों करते हैं, ताकि जो फालतू चीज़ हैं उसको बाहर निकाल सकें। अब नमक चावल है, चावल में कंकड़ होते हैं, तो कंकड़ तो हम खाएंगे नहीं ना। पदार्थ पृथक क्यों करते हैं, क्योंकि एक पदार्थ तो हमारे काम का है और दूसरा काम का नहीं है, तो उपयोगी और अनुपयोगी उसके आधार पर भी अलग किया जाता है। तो क्या करेंगे, दो तीन एग्जाम्पल दे रहा हूँ। जैसे चावल से पत्थरों को अलग करना। चावल में छोटे छोटे कंकड़ होते हैं, चावल से पत्थरों को अलग करना, ठीक है। इसमें हम क्या करते हैं, चावल से छोटे कंकड़ों को चुन के अलग करते हैं। तो उद्देश्य क्या है, इसका उद्देश्य ये है कि दो भिन्न परंतु उपयोगी पदार्थों को पृथक करना। दोनों ही पदार्थ अलग अलग हैं, दो भिन्न हैं, चावल और पत्थर दोनों अलग है ना। चावल तो अनाज है और पत्थर क्या है, कठोर चीज़ है, ठोस है। तो दो भिन्न परंतु उपयोगी पदार्थों को अलग करना। अब चावल और कंकड़ में उपयोगी कौन है, चावल उपयोगी है ना। दो भिन्न परंतु उपयोगी पदार्थों को अलग करना, दो भिन्न परंतु उपयोगी पदार्थों को अलग करना, ये तो हमारा उद्देश्य हो गया। उद्देश्य यानी अलग करने का उद्देश्य। और पृथक्करण यानी अलग कैसे करते हैं, पृथक्करण की क्रिया क्या है, चावल से पत्थरों को अलग करना। उद्देश्य हो गया कि भाई दोनों अलग पदार्थ हैं, तो उपयोगी कौन सा, उपयोगी पदार्थों को अलग करना। तो भिन्न परंतु उपयोगी पदार्थों को अलग करना। उसमें हम क्या करते हैं, हम ठोस अवयव यानी जो ठोस है ना, पत्थर, चावल और पत्थर में ज़्यादा ठोस कौन है, ज़्यादा कठोर कौन है, पत्थर। तो हम ठोस अवयव को अलग कर देते हैं, यानी फेंक देते हैं। ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल है। अब मक्खन प्राप्त करने के लिए क्या करते हैं, दूध का मंथन किया जाता है। तो मक्खन में क्या होता है, मक्खन अलग कर लेते हैं और जो छाछ होती है उसको अलग कर लिया जाता है और हम अशुद्धियों को फेंक देते हैं। चाय की पत्ती में से चाय में से चाय की पत्तियां अलग करना, इसमें क्या होता है, चाय की पत्ती हानिकारक है, तो हानिकारक अवयवों को अलग कर देते हैं और हम दोनों अवयवों का उपयोग कर सकते हैं, ठीक है। एक एग्जाम्पल हो गया। अब देखो हमारा उद्देश्य क्या हो गया, पदार्थों को अलग करने का मुख्य उद्देश्य क्या है। पदार्थों को अलग करने का मुख्य उद्देश्य ये है कि जिस पदार्थ का उपयोग करने से पहले हमें मिश्रित हानिकारक तथा अनुपयोगी पदार्थों को अलग करने की आवश्यकता होती है। इस चावल से पत्थर को अलग किया, चावल तो उपयोगी है, उपयोगी, और जैसे अब चावल प्लस पत्थर मान लो दोनों मिक्स थे, तो हमने क्या किया, पत्थर को अलग कर दिया, पत्थर को अलग। तो ये क्या हो गया, चावल प्लस पत्थर का मिश्रण हो गया, दोनों मिले हुए हैं आपस में। अब हमने पत्थर को अलग कर दिया, तो पत्थर को अलग क्यों किया, क्योंकि पत्थर क्या है, अनुपयोगी, यानी हमारे किसी काम का नहीं है और हानिकारक है। अगर हम खाएंगे तो हमारे पेट में जा सकता है, नुकसान पहुंचा सकता है। तो चावल और पत्थर के मिश्रण में से पत्थर को अलग करना, ये क्यों करते हैं अलग, क्योंकि दो पदार्थ मिले हुए हैं, उसमें से एक जो अनुपयोगी या हानिकारक है उसको अलग करके हम पृथक कर सकते हैं। कभी कभी हम उपयोगी पदार्थों को पृथक करते हैं जिनकी हमें अलग से उपयोग करने की आवश्यकता होती है। जैसे मक्खन है, मक्खन को हमने अलग कर लिया। पहले हम देखो चावल और पत्थर, इसमें से जो पत्थर था अनुपयोगी, जो काम का नहीं था, उसको अलग किया। अब मक्खन और छाछ है,
मक्खन प्लस छाछ या दही ले लो। अब दही का क्या करते हैं, मंथन करते हैं। दही का मंथन करेंगे तो दही जो है उसके अंदर जो मक्खन है वो बाहर आ जाएगा। तो हमने मक्खन को अलग कर लिया, यानी उपयोगी पदार्थ को अलग कर लिया। तो कभी हम उपयोगी पदार्थ को अलग करते हैं, कभी अनुपयोगी पदार्थ को अलग करते हैं। तो दोनों में से एक पदार्थ को अलग करने पे दोनों अलग हो जाते हैं। और ये जो अलग अलग पदार्थ किए जाते हैं, तो पृथक किए जाने पदार्थों के कणों में जो माप होता है सबका अलग अलग होता है। और द्रव्य भी भिन्न भिन्न होते हैं। द्रव्य का मतलब होता है पदार्थ। द्रव्य मानी पदार्थ। द्रव्य यानी पदार्थ कितने प्रकार होते हैं, ठोस, द्रव और गैस। 3 प्रकार के मुख्य रूप से होते हैं। तो हम जब पदार्थों को अलग करते हैं तो उसका द्रव्य देखते हैं कि ठोस है कि द्रव है, गैस है, उसके आधार पर अलग करेंगे। और उसके कण कैसे, छोटे हैं कि बड़े हैं, ये भी देखा जाता है। छोटे हैं तो उसके लिए अलग विधि काम में लेते हैं अलग करने के लिए, और बड़े बड़े कण हैं तो उनको अलग हाथ से अलग कर सकते हैं या अलग विधि काम में लेते हैं। ठीक है बेटा। तो आगे देखेंगे पृथक्करण की विधियाँ। पृथक्करण की विधियाँ यानी पदार्थों को अलग करने के लिए कौन कौन सी विधियाँ काम में ली जाती है। तो उसमें देखें तो पहली विधि है, इसमें हम देखते हैं कि अगर हम दुकान से कुछ अनाज का एक पैकेट लाएं और उसको कागज़ की शीट पे फैलाएं तो अन्य कण हम पाते हैं। जैसे चावल ले आए हम बाजार से, तो चावलों को लाके एक मान लो 1 किलो चावल लाया, उसको एक कागज़ पे रखो, तो चावल के अंदर पत्थर के टुकड़े होंगे, भूसी होगी, यानी छोटे छोटे टुकड़े होंगे, उसके डंठल होते हैं ना लकड़ी के, तो छोटे लकड़ी के डंठल और छोटे छोटे पत्थर के टुकड़े और टूटे हुए अनाज के कण होते हैं। इनको हम हाथ से अलग करते हैं। तो पहली विधि है हस्तचयन। हस्तचयन मतलब हाथ से ही चुनकर अलग करना। पृथक्करण में पदार्थों को अलग करने की पहली विधि है हस्तचयन। जैसा कि नाम से पता चल रहा है, हस्त मानी हाथ, और चयन का मतलब होता है चुनना, हाथ से चुनना। हाथ से चुनना मानी हाथ से चुनकर अलग करना। पहली विधि है हस्तचयन, इसमें हाथ से चुनकर ही अलग किया जाता है। इसमें लिखना चाहो देख सकते हो, अनाज में से लकड़ी के टुकड़े या पत्थर के टुकड़े, अनाज में से पत्थर के टुकड़े, भूसी, अन्न कण जो छोटे टुकड़े हैं, छोटे अन्न कण या टूटे हुए अन्न कण, टूटे हुए आदि को हाथ से चुनकर अलग किया जाता है। ओके। तो अनाज में से पत्थर के टुकड़े, भूसी, अन्न कण और छोटे छोटे टुकड़े होते हैं ना अनाज के, उनको हाथ से चुनकर अलग किया जाता है। इसे हस्तचयन कहते हैं। इस विधि का उपयोग क्या होता है, हस्तचयन। इस विधि का नाम क्या है, हस्तचयन। हाथ से चुनकर अलग किया जाता है। ये विधि कब काम में ली जाती है, तो आप लिखेंगे हस्तचयन की विधि, यानी हाथ से ही चुनकर अलग करने की विधि। हस्तचयन की विधि का उपयोग हस्तचयन की विधि का उपयोग चावल या चावल तथा दालों में से कुछ बड़े मिट्टी के कण होते हैं ना, तो कुछ बड़े मिट्टी के कणों को अलग करने में, तथा पत्थर तथा भूसे को अलग करने के लिए किया जाता है। भूसे को, अगर चावल और दाल हैं, उसमें से मिट्टी के बड़े कण हैं, पत्थर है, भूसा है, इसको अलग करना है, तो अलग करने के लिए इस विधि का हस्तचयन करने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। ओके। तो हस्तचयन विधि क्या हो गई,
हाथ से ही चुनकर अलग करना, जैसे अनाज में पत्थर के टुकड़े, भूसी, अन्य कण आदि को चुनकर अलग किया जाता है। और इस विधि का उपयोग चावल और दालों में से बड़े मिट्टी कणों, पत्थर और भूसे को अलग करने के लिए किया जाता है। ठीक है, तो ऐसी अशुद्धियाँ मात्रा प्राय अधिक नहीं होती। इसमें क्या होता है, चावल में पत्थर के टुकड़े, भूसी बहुत कम होते हैं, तो इनको हम हाथ से ही चुनकर अलग कर सकते हैं। तो इसमें ज़्यादा अशुद्धियाँ नहीं होती, ज़्यादा कचरा या ज़्यादा गंदगी नहीं होती। अब दूसरी विधि है थ्रेसिंग। दूसरी विधि क्या है, थ्रेसिंग। देखना अभी ध्यान से, पृथक्करण की, देखो पृथक्करण में अलग करने की पहली विधि हाथ से चयन, हाथ से चुनकर ही अलग करना। दूसरी विधि आएगी, देखना ध्यान से, दूसरी विधि है थ्रेसिंग। थ्रेसिंग मतलब नाम से पता चल रहा है थ्रेसिंग किसके द्वारा होती है। थ्रेसर एक यंत्र आता है, थ्रेसर यंत्र, उसके द्वारा ये विधि, क्या इसके द्वारा ये थ्रेसिंग की जाती है। सूखे पौधों की डंडियों से अनाज को अलग करने को थ्रेसिंग कहते हैं। तो आपने देखा होगा खेतों में, देखना एक बार सुनना, कि आपने खेतों और खलिहानों में गेहूं या चावल की सूखी डंडियों के गटर देखे होंगे। जब इनको गेहूं और चावल काट लेते हैं तो उनके सूखे गटर होते हैं ना, उनको ऐसे बांध के रखा जाता है। एक साथ बहुत सारे ऐसे गटर बना के रखते हैं। अपने खेतर में जैसे मान लो गेहूं है, गेहूं काटा और उसको ऐसे ज़्यादा भारे बना के रखते हैं ना, बड़े बड़े, तो वैसे ही गटर बना के रखते हैं। फिर सूखे पौधों से अनाज को अलग करने के लिए पहले क्या करते हैं, धूप में सुखाया जाता है। सूखे पौधे हैं, पहले उनको पौधों को सुखाया जाता है। तो पौधों से अनाज को अलग करने से पहले इन अनाज को काट के धूप में रखा जाता है। अनाज को काट कर धूप में रखा जाता है। तो अनाज को काट कर अलग से धूप में रखा जाता है, अलग से धूप में रखा जाता है। ठीक है, धूप में रखने से क्या होगा, ये अनाज जो है वो पूरी तरह से सूख जाएगा। और प्रत्येक सूखे पौधे की डंडी पर अन्य कण लगे होते हैं। और सूखी डंडी पे क्या होते हैं, अनाज लगा होता है। अब क्या होता है, खेत में सैकड़ों गटर होते हैं जिनको ऐसे ही रखा जाता है। फिर क्या होता है, इन गटरों से अनाज को कैसे अलग करते हैं, तो इनके लिए थ्रेसिंग काम में ली जाती है। ये यंत्र आता है थ्रेसर, उससे ये अलग किए जाते हैं। आपने देखा होगा आमों और अमरूदों को, तो इससे वृक्षों को तोड़ा जा सकता है। अब हम आम और अमरूद हैं तो उनको तोड़कर अलग कर सकते हैं। जैसे आम किसी पेड़ पे लगा हुआ है, मान लो ये पेड़ है, इस पर आम लगे हुए हैं ऐसे, उसको तो हम हाथ से तोड़कर ही अलग कर सकते हैं ना। तो आम को अलग कर लिया और पेड़ को वहीं रहने दिया। लेकिन जो अनाज है, जैसे गेहूँ वगैरह है, इनके पौधे छोटे छोटे होते हैं, इनके ऊपर अनाज लगा होता है, इनको हम हाथ से चुनकर अलग नहीं कर सकते। अब मान लो आम का पेड़ है, आम पे तो जैसे आम लगा हुआ है, इसको हम हाथ से तोड़ के अलग कर सकते हैं। लेकिन गेहूँ पे छोटे छोटे बीज लगे होते हैं, ऐसे डंडियाँ होती है गेहूँ की, इन डंडियों को पहले काट कर अलग करते हैं, फिर इनको धूप में सुखाते हैं। फिर धूप में सुखाने के बाद इनके ऊपर जो अनाज लगा हुआ है उसको अलग करने के लिए क्या करते हैं, थ्रेसिंग। क्या करते हैं, थ्रेसिंग। तो सूखे ये डंडे हैं, इनको धूप में रख के सुखाया डंडों को, अनाज के डंडे हैं ना ये, इन पर ये अनाज लगा हुआ है, इनको धूप में सुखाया, सूख गए। तो इन सूखे डंडों से या सूखे पौधों की डंडों से अनाज को अलग करना, अन्य कणों यानी अनाज के कणों को व अनाज को पृथक करने के प्रक्रम यानी अलग करने की क्रिया क्या कहते हैं, थ्रेसिंग। सूखे डंडों से अनाज को या अन्य कणों को अलग करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है, थ्रेसिंग कहलाती है। थ्रेसिंग कहते हैं प्रक्रिया, थ्रेसिंग कहलाती है। अब अनाज आपने जब काटा खेतों में से, अब उस अनाज के गट्ठे बना के ऐसे साथ में रखे, फिर उनको सुखाया धूप में, फिर सुखाने के बाद इन सूखे डंडों से अनाज को या अन्य कणों को अलग करने की प्रक्रिया थ्रेसिंग कहलाती है। इस प्रक्रिया में डंडियों को पीट कर भी अन्य कणों को अलग किया जाता है। तो पहले ये कार्य है ना थ्रेसिंग का काम, ये डंडियों को पीट कर, ये जो ये डंडियां हैं इनको ऐसे पटक कर पीट कर भी अनाज को अलग कर सकते हैं। तो डंडियों को पीट कर भी अन्य कणों को अलग किया जा सकता है, अन्य कणों को पृथक यानी अलग कर सकते हैं।
डंडियां हैं, इनको अगर आप पीटे हैं, जोर से पटकेंगे तो भी ये अनाज के कण अलग हो जाएंगे। तो डंडियों को पीटकर भी अन्य कणों को अलग किया जाता है। और इसके अलावा पहले जो थ्रेसिंग का काम है ना, वो बैलों के द्वारा होता है। थ्रेसिंग का कार्य यानी थ्रेसिंग का कार्य बैलों द्वारा होता था, द्वारा भी किया जाता है। क्या होता था पता है लोगों? जैसे मान लो कि गेहूं के टुकड़े डंडे हैं, ऐसे डंडियाँ बहुत सारी थी, उनको जमा के रखते थे और उसके ऊपर बैल ऐसे घूमते थे। बैल जैसे इसके ऊपर आते थे तो ये डंडियाँ टूटती थी, इसमें से अनाज अलग और डंडियाँ रह जाती है, अनाज अलग हो जाता था। पहले बैलों के द्वारा भी थ्रेसिंग होती थी। बैल इस अनाज के ऊपर अनाज को सुखा देते थे। अब सूखा हुआ अनाज है तो जल्दी से ये अनाज के कण बाहर निकलते हैं। अब अनाज को सुखाते क्यों हैं? अगर अनाज को सुखाएंगे तो ये डंडियाँ पूरी तरह से सूख जाएगी और फिर आसानी से इनमें से ये बीज अलग हो जाएंगे, अनाज के दाने अलग हो जाएंगे। तो थ्रेसिंग का कार्य पहले बैलों द्वारा भी किया जाता था। और अगर ज़्यादा मात्रा में अन्य कणों को डंडियों से अलग करने के लिए थ्रेसिंग मशीनों का उपयोग किया जाता है। आजकल थ्रेसिंग का कार्य किससे किया जाता है? आजकल थ्रेसिंग, अगर मान लो खेत में ज़्यादा अनाज है, खेत में ज़्यादा मान लो गेहूँ है या गेहूँ के बीज है, अनाज ज़्यादा है, तो आजकल थ्रेसिंग का कार्य थ्रेसिंग मशीनों द्वारा या थ्रेसर जिसे कहते हैं, थ्रेसिंग मशीनों द्वारा किया जाता है। थ्रेसिंग मशीनों द्वारा किया जाता है। तो आजकल थ्रेसिंग का काम थ्रेसिंग मशीनों द्वारा किया जाता है। ठीक है बेटा, तो आज के लिए इतना ही। कल हम आगे नई विधि पढ़ेंगे निष्पावन। तो ओके, गुड बाय, थैंक यू, धन्यवाद।